हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, मतलब जो हमने फर्मी ऊर्जा स्तर पढ़ा था उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो अपन देखेंगे। हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और फर्मी एनर्जी दोनों के ही डेरिवेशन अपन ने देख लिए थे। जो हमारे पास मान लीजिए जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1/e⁻² ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1, जो कि आपने थर्मोडाइनमिक्स के अंदर और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर ये पढ़ा हुआ होगा। ये फर्मी एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये बेसिकली ये किस चीज के बारे में हमें बताता है। ये बताता है कि सपोज आपके पास कोई एनर्जी लेवल्स है, राइट, 3 है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ये किसी भी एनर्जी लेवल में, किसी ई एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है। यानी अगर कहीं पर एफ ई मल्टीप्लाइड है किसी लेवल के नंबर, किसी नंबर के साथ अगर एफ ई को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो सारे जो लेवल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर किसी के साथ ही मल्टीप्लाई नहीं है तो इसका मतलब वो एनर्जी लेवल तो है बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ऑक्यूपाइड लेवल जो है अपन इसको बोल सकते हैं एक तरह से, जो ऑक्यूपाइड लेवल होगा ये सिर्फ उनकी नंबर बता देगा। ऑक्यूपाइड मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अगर मान लीजिए नॉर्मल नंबर मेरे पास टोटल एनर्जी लेवल है 10, तो मेरे पास नंबर ऑफ एनर्जी लेवल तो 10 होंगे। 10 में से हो सकता है कि 5 ही भरे हुए हो, 5 खाली हो। तो अगर मैं यहाँ पर एफ ई से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे सिर्फ वो नंबर मिल जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है। अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से हम यहाँ पर देखें नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ अगर मैं ये लिखूं नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी ई। अब ये लाइन समझना क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में। 2-3 लेक्चर पीछे ही एक टॉपिक था डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे तो उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमने निकाला हुआ था और हमने उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को जेड ई से डिनोट किया था, आप देखिएगा। और जेड ई जो हमारे पास आया था वो आया था डी एन अपॉन डी ई। करेक्ट, डी एन अपॉन डी ई आया था। उस टाइम पे हमने बात करी थी सिर्फ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स की बात करी थी। करेक्ट, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल था हमारा ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आया था। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर जो भी चीज के आगे नीचे लग जाता है ना पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो डेंसिटी हो जाती है। अगर नंबर लेना है तो नंबर डेंसिटी हो जाएगी। यहाँ पर अगर मास ले लोगे तो मास डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर चार्ज ले लोगे तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मास डेंसिटी। उसी तरह से नंबर पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी हो जाएगा। ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या अपना डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हो गया। तो यहाँ पर हमने बात करी थी, तो यहाँ से अगर मैं डीएन की वैल्यू निकालूं, है ना, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन एनर्जी ई टू ई प्लस डी ई, ये नंबर हमें क्या मिला था, ये नंबर हमें मिला था जेड ई डी ई। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे तो केवल ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल चाहिए। तो अगर ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल चाहिए जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है, जिन नंबर ऑफ स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं क्या करूंगी, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, एफ ई से। तो अब हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है लेकिन वो सारे के सारे एनर्जी स्टेट्स क्या है, ऑक्यूपाइड है, उनमें इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, जेड ई का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था, तो आप वहां से देख लीजिएगा। जेड ई का हमने फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया था, 8m/h², 3/2। ये हमारे पास जेड ई का फॉर्मूला आया था, साथ में यहाँ पे था e⁻1/2। जेड ई का एक और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, 3/2 n e⁻1/2, और यहाँ पर था EF0 3/2। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब हमने पिछली बार फॉर्मूला डिराइव किया था तो ये जो EF0 है, इस EF0 की जगह हमने सिंपली EF लिया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। तब भी जब हमने इस पे EF लिया था तो यहाँ EF का मतलब था फर्मी एनर्जी, राइट। लेकिन अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। इसलिए हम जब ईएफ लिखेंगे तो हम ये मानेंगे कि वो जो ईएफ हम लिख रहे हैं वो किसी टेम्परेचर टी पे है, जबकि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था यहाँ पे, इस टाइम पे जब नीचे ईएफ था तो वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे था। तो मुझे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सिर्फ ईएफ लिखूंगी, तो आप समझना है कि वो टी टेम्परेचर पे बात हो रही है। और जब मैं ईएफ नोट लिखूंगी तो इसका मतलब वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात हो रही है, क्योंकि फर्मी एनर्जी जो है वो दोनों टेम्परेचर पे अलग अलग आती है। यही हमें इस टॉपिक में प्रूव करना है।
सो ये EF नोट जो है वो फर्मी एनर्जी है 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है ये हमें 2 फॉर्मूले मिले थे, उस हिसाब से ये जो EF नोट है यानी 0 केल्विन पे जो फर्मी एनर्जी है उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, और ये भी आपको उसमें फर्मी एनर्जी वाले उसमें मिल जाएगा 3n/π and 2/3। ओके, तो यहाँ पे अपने पास ये वाला फॉर्मूला आ गया था। अब आपके पास ये डेंसिटी ऑफ ये रहा है ना, तो ये आपके पास है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन एनर्जी रेंज E टू E प्लस DE। तो ये नंबर कितना आ रहा है, DN आ रहा है, DN आ रहा है। सो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ देखना है, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हमारे पास कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर के लिए हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट हो जाएगा DN, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, N इज इक्वल टू DN। राइट हैंड साइड में भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन में हमें DN की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ZE FE और DE, ठीक है। ये हमने यहाँ पर DN की वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ZE की जगह देखो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पर ZE का ये वाला फॉर्मूला रख रही हूँ मैं, है ना। ZE का ये वाला फॉर्मूला रख लीजिए, तो कितना आ रहा है आपके पास, आ रहा है हमारे पास 3/2n EF नोट 3/2 इंटीग्रेशन e⁻1/2 FE DE, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, लिमिट जाएगी 0 से इन्फिनिटी, बिकॉज एनर्जी की जो एनर्जी लेवल है वो तो ग्राउंड स्टेट से शुरू होके कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी लेवल की जो लिमिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी लेना है। नाउ आप ये मत समझिएगा कि सारे, क्योंकि जब हमने FE से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास काउंटिंग में वही नंबर आएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी नहीं आएंगे हमारे पास। FE का मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन बताया था, वो जब पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा EF नोट 3/2, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास N है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। FE का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, E-EF/KT + 1, और ये हो जाएगा हमारे पास DE। अब एज यू कैन सी की जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है, देखो ये N से N कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हमारे पास ये राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको इसका डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से जो हमें रिजल्ट मिलता है, बिकॉज नो नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, वी जस्ट कैन रिमेंबर द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस। सो हमें क्या करना है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर डायरेक्टली हम लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 3/2 EF नोट 3/2, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से हमें एक्चुअल में पूरी की पूरी सीरीज मिलती है, और सीरीज के हम केवल 2 या 3 टर्म ही लिखेंगे। तो हमारे पास, क्योंकि जैसे जैसे आगे वाले टर्म्स आते जाते हैं उनकी पावर ज़्यादा बढ़ने से उनकी वो जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। सो ये देखिए हमारे पास इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू विच आई एम पुटिंग डायरेक्टली, ये मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से जो रिजल्ट मिलता है हमें वही मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो अगर हमें EF नोट की वैल्यू निकालते हैं तो देखो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करते हैं, N से N आपके पास कैंसिल आउट हो ही गया था, करेक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास देखो कितना आ रहा है, EF नोट 3/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3/2, ये आ रहा है 2/3 EF 3/2 π/KT² / 12 EF raised to power 1/2 एंड सो ऑन। ओके, इस 3/2 को अपन अंदर ले लेते हैं, सॉरी इसको अंदर लेना है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में तो हमें सिर्फ इतना ही मिल जाएगा, और ये 3/2 यहाँ जाएगा हमारे पास, तो आपके पास ये आ जाएगा ठीक है, इज इक्वल्स टू EF 3/2 प्लस, यहाँ पे देखिए ये अपने पास है 2, ये 3 जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो 1/8 आ जाएगा हमारे पास। अब बाकी 2 टर्म को छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं सीक्वेंस को, और यहाँ रहने देते हैं EF नोट 3/2, ठीक है। इन दोनों के अंदर से अगर EF को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास देखिए EF नोट 3/2 आ जाएगा,
EF⁻³ अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो 1 प्लस और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा तो देखो आपके पास 3/2 से नीचे डिवाइड मतलब डिवाइड होगा तो 3/2 प्लस 1/2 पावर आ जाएगी, पूरा कॉमन ले रहे हैं अपन इसमें। तो अपने पास ऊपर तो बनेगा π/kT का स्क्वायर, नीचे अपने पास 8 जो है ये, और ये देखो पावर ऑलरेडी 1/2 है और बिकॉज आपने इसकी पावर 3/2 कॉमन ले लिया तो जो टर्म कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 3/2 से और डिवाइड हो जाएगा। सो पावर अपने पास कितनी हो जाएगी, 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 4/2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो EF का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे ये कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में हमें EF निकालना है। देखो ये आपका है 0 केल्विन टेम्परेचर पे और ये फर्मी एनर्जी पे नॉट नहीं, जीरो नहीं लगा हुआ है, तो ये T पर है, राइट। तो इसलिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। तो हम इस जो ये ब्रैकेट वाला टर्म हमारा, इस पूरे को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप चाहे तो पहले पावर भी इसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास आ जाएगा EF0, पूरे दोनों साइड में क्या करेंगे, दोनों साइड में पावर ले लीजिए 2/3, तो इस पे भी 2/3, इस पे भी 2/3 और इस पे भी 2/3, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपन को 3/2 इंटू 2/3, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3/2 इंटू 2/3 और यहाँ पे कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे पावर आ जाएगा 2/3, है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा EF0 इज इक्वल्स टू EF1 प्लस π/kT स्क्वायर अपॉन 8 EF स्क्वायर 2/3। हमें EF की वैल्यू चाहिए, तो EF इज इक्वल्स टू EF0 और ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस π/kT स्क्वायर अपॉन 8 EF स्क्वायर की पावर -2/3। सो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन अब चीज देखिए, आपके पास क्या करना है हमें कि सेकेंड टर्म अगर मान लीजिए जो फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में, जब ये वाला टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपांशन का अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो वो आपको पता होगा कि, तो इन केस अगर हमारे पास सेकंड वाला टर्म जब आता है, उस केस में जब हमारे पास सेकंड वाला टर्म फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में, और जो नॉर्मली यहाँ पे देखा जाता है, ये जब जो राइट हैंड साइड में जो टर्म हमें मिल रहा है π/kT का स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन सॉरी 8 EF स्क्वायर का जो वैल्यू आती है वो 1 के कंपैरिजन में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में रूम टेम्परेचर पर जब इस टर्म को कैलकुलेट किया जाता है तो दिस इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू 1। उस कंडीशन में आप क्या यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन। तो बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला 1 प्लस nx प्लस कितना होता है n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होता है। सो हम यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कोई टर्म अगर छोटा होता है तो उस छोटे नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 0.2 है, इसका स्क्वायर आता है 0.04 जो कि इससे बहुत छोटा होता है। सो उस कंडीशन में हमारे पास क्या मिल जाएगा, EF इज इक्वल्स टू EF0। हमारा 1 प्लस nx करना है, तो 1 प्लस nx, n में हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में आ जाएगा ये n, और x आपके पास क्या है π/kT स्क्वायर अपॉन 8 EF स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा EF0 1 माइनस π/kT स्क्वायर अपॉन 12 EF स्क्वायर। तो ये देखिए आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी एनर्जी होगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब आपके पास 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर मैं T इज इक्वल टू 0 केल्विन रखूं तो ये सेकंड वाला पार्ट जो है ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर T वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो जैसे ही T इक्वल टू 0 रखोगे, EF की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी आपको, EF 0 के बराबर मिलेगी, क्योंकि 0 केल्विन पर फर्मी एनर्जी कितनी थी, EF0, तो हमारे पास वही आ जाएगी। और अगर T नॉट इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो अपने को जो फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला है वो इस एक्सप्रेशन से मिल जाएगा। ओके, सो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। सो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी एनर्जी। थैंक यू सो मच एवरीवन।